नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के रिगार्डिंग आपका दोस्तों जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 5 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे जीके जीएस के मॉक टेस्ट 4 हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं लगाए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन चारों मॉक टेस्ट को यहाँ से कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 2024 में यदि वर्दी पानी है तो उस वर्दी पानी के लिए आपको दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही होगा, क्योंकि आप 2023 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी हुई है उसमें आप कट ऑफ तो अनुमान लगा पा रहे हैं कि कितनी अधिक कट ऑफ गई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा और आपको रोज यहाँ पे मॉक टेस्ट देने होंगे और अपने स्कोर को एनालिसिस करना होगा कि आप इन 20 क्वेश्चंस में से, जीके के 20 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और उन अटेम्प्ट किए हुए में आपके कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन है गलत हो रहे हैं। इस प्रकार आप एनालिसिस करेंगे और एक सिंपल वे के अंदर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर ही दोस्तों, आप जब इन 30 मॉक टेस्टों को पूरा कवर कर लेंगे तो आप दोस्तों यहां से 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे होंगे। क्योंकि 18 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको 30 दिन के अंदर यहां पे दोस्तों जो 600 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं 20-20 करके, इन 600 क्वेश्चंस के अलावा दोस्तों आपने यदि हमारे पिछले चारों मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपने देखा होगा कि हमें एक क्वेश्चन होता है, उस एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर रहे होते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक मॉक टेस्ट में हम 100 क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि रिसेंटली एसएससी के द्वारा 2023 में समस्त एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे वह एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो, उनमें जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को ही हमने यहाँ पे समावेश किया है। तो दोस्तों, आप जब फरवरी के अंदर आप जो एग्जाम हॉल में बैठोगे तो उस समय आपके पास 203,000 क्वेश्चन जो कि रिसेंटली एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं वह समस्त क्वेश्चन आप सभी के पास होने वाले हैं। तो आप निश्चित तौर पर ही उन 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन भी आप सभी का जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शानदार सेशन की। उससे पहले यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम में छपने वाले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है छऊ, मणिपुरी, भरतनाट्यम या ओडिसी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कुमकुम मोहंती की। तो कुमकुम मोहंती को जो पद्मश्री पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया, तो कुमकुम मोहंती को पद्मश्री पुरस्कार 2005 के अंदर प्रदान किया जाता है। और साथ ही हम बात करते हैं कि कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो कुमकुम मोहंती जो है दोस्तों वह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। जी हाँ, ओडिसी नृत्य से संबंधित है, जो कि दोस्तों ओडिसी जो नृत्य है वह एक शास्त्रीय नृत्य भी है, आपको पता होना चाहिए। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए, जिनमें सबसे प्राचीन की बात करें, पुराने की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नवीनतम की बात करें तो सबसे नवीनतम जो नृत्य है, सबसे नवीनतम नृत्य की बात करते हैं तो वह सत्रिय नृत्य है, जो कि असम का यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह समस्त आपको पता होना चाहिए। जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है ये सन 2000 के अंदर यहाँ पे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में 9वां जो शास्त्रीय नृत्य घोषित किए जाने की जो चल रही है उसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य की यहाँ पे घोषित किया गया है। तो वह दोस्तों छऊ है। जी हाँ, छऊ है, जो छत्तीसगढ़ का शास्त्रीय नृत्य होने वाला है। तो आगे आने वाले समय में यह 9वां जो शास्त्रीय नृत्य होने वाला है वह छऊ छत्तीसगढ़ का होने वाला है। जी हाँ, तो यह भी अन्य फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो कुमकुम मोहंती को 2005 में ओडिसी नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों, जो ओडिसी नृत्य से ही एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह है कि ओडिसी नृत्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है। तो ओडिसी नृत्य की ही हम बात करते हैं तो प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एसएससी के एग्जामों के अंदर। तो उसके ऊपर बात करते हैं प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता। तो ये दोस्तों इस ओडिसी नृत्य के अंदर ही हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो केलुचरण महापात्रा है। जी हाँ,
केलुचरण महापात्रा है जो कि यहाँ पे जो ओडिसी नृत्य है उसमें प्रथम विभूषण प्राप्त करता है और इन्हें सन 2000 के अंदर, जी हाँ, सन 2000 के अंदर इस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ओडिसी नृत्य से ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और कुमकुम मोहंती है जो दोस्तों ओडिसी महानृत्य से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटर्स एंड डिसेंट्रोस पुस्तक के लेखक है। तो पुस्तक से भी दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, नलिनी सिंह, गुरुचरण दास। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो डेमोक्रेटस एंड डिसेंटोर्स पुस्तक के लेखक है वह रामचंद्र गुहा है। जी हाँ, रामचंद्र गुहा के द्वारा यह लिखी हुई पुस्तक है। इनकी दोस्तों रामचंद्र गुहा की अन्य और पुस्तक पूछी जाती है, उनके ऊपर बात करते हैं, जिनमें प्रमुख है गांधी बिफोर इंडिया। पुस्तक भी इनसे संबंधित है या इनके द्वारा लिखी गई है। यह भी एसएससी के एग्जाम में काफी पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक और है जो कि रामचंद्र गुहा की काफी प्रसिद्ध है, उसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। जी हाँ, इंडिया आफ्टर गांधी। ये 3 पुस्तकें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी हुई है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। तो सौर मंदिर की बात करते हैं तो ये भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और इस जो सौर मंदिर के उपनाम की हम बात करें, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों इसका उपनाम है महाबलीपुरम मंदिर। जी हाँ, महाबलीपुरम मंदिर भी इसे ही कहा जाता है। और दोस्तों एसएससी के एग्जाम के अंदर आप देखते होंगे, यदि आपने एग्जाम दी है कभी, तो वहां पे मंदिरों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो महाबलीपुरम मंदिर है इसका ही उपनाम सौर मंदिर है और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और इस महाबलीपुरम मंदिर को बात करें हम तो 1984 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया था। जी हाँ, इसे यूनेस्को में शामिल भी किया हुआ है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो महाबलीपुरम मंदिर है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1984 के अंदर इसे शामिल किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सौर मंदिर तमिलनाडु के अंदर स्थित है और इससे संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो मलयालम नववर्ष है उसे केरल में क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है उगादी, नुआखाई, विशु या पोंगल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। विशु है जो कि केरल का नववर्ष के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, केरल का नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। ऑप्शन है कानून, वास्तुकला, खेल या दवा। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो विधान चंद्र राय पुरस्कार है वह मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, दवा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं विधान चंद्र रॉय के बारे में, तो विधान चंद्र रॉय को भारत रत्न दिया गया था। जी हाँ, मेडिसिन के क्षेत्र में ही यहाँ पे जो भारत रत्न दिया गया, यह कब दिया गया, तो 1961 के अंदर विधान चंद्र रॉय को यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये विधान चंद्र रॉय की ही बात करते हैं तो यह है पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी यही बनते हैं। जी हाँ, पहले सीएम बनते हैं पश्चिम बंगाल के, तो वह कौन थे, तो विधान चंद्र रॉय है। इन्हें भारत रत्न 1961 में प्रदान किया गया और मेडिसिन दवा के क्षेत्र में इनके नाम से ही यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। शाहिद परवेज खान, बुद्ध द्वितीय मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है सरोद, सितार। तो दोस्तों यहाँ पे ये सितार है। जी हाँ, सितार है, बीन है, संतूर है। तो यहाँ से दोस्तों ये जो तीनों व्यक्ति हैं जिनमें शाहिद परवेज खान है, बुद्ध द्वितीय मुखर्जी है, अनुष्का शंकर है, ये तीनों ही सितार की वादन करते हैं। तो सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो झारखंड राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन है धिमसा, जामदा, कर्मा और पाइका। तो दोस्तों धिमसा की हम बात करते हैं तो धिमसा है जो कि आंध्र प्रदेश का, जी हाँ,
दिमसा है जो कि आंध्र प्रदेश का यहाँ पे लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जामदा की हम बात करें, कर्मा की बात करें, पाइका की बात करें, साथ ही दोस्तों छऊ की बात करें, तो ये समस्त जो चारों लोक नृत्य हैं वह झारखंड राज्य से, जी हाँ, झारखंड राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है, क्योंकि जामदा, कर्मा और पाइका झारखंड से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा झारखंड से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22(6) के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है वह आर्टिकल 32 और 226 के तहत जारी की जाती है। कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है 7 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो वह 5 कौन कौन सी प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो सबसे पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। जी हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। दूसरी जो रिट जारी की जाती है वह परमादेश की रिट जारी की जाती है, परमादेश की रिट जारी की जाती है। तीसरी रिट की हम बात करें तो प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। जी हाँ, प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है। चौथी रिट की बात करें तो यहाँ पे उत्प्रेक्षण की रिट जारी की जाती है। साथ ही हम 5वीं रिट की बात करें तो अधिकार परीक्षा, जी हाँ, अधिकार परीक्षा प्रकार की यहाँ पे रिट जारी की जाती है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 5 रिट ही जो जारी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे रिट जारी की जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है कि 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पांचों की पांचों रिट आप सभी के सामने है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन कहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व है जो भारत के संविधान के भाग 4A के अंदर स्थित है। जी हाँ, 4A के अंदर यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। इसमें आर्टिकल कौन सा आता है तो 51 का है दोस्तों, 51 का है यहाँ पे इसका आर्टिकल आता है जो इसके अंतर्गत निहित है। और साथ ही हम बात करते हैं समान काम के लिए समान वेतन किसमें यहाँ पे अनुग्रहित किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 40 दिया गया है। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, जी हाँ, ग्राम पंचायत का गठन, जो हमें काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आर्टिकल 40 के तहत किया जाता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल 38 की हम बात करें तो इसमें लोक कल्याण के लिए यहाँ पे जो कहा गया है वह आर्टिकल 38 के अंदर कहा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। तो एक समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वह कहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं समान सिविल संहिता की हम बात करें तो समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। तो दोस्तों समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 के अंदर यहाँ पे निहित है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। और दोस्तों इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफी बार पूछा गया है कि सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों हम बात करें सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य कौन सा है। तो गोवा राज्य है जो कि सिविल कोड यहाँ पे जारी कर चुका है। तो यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि संवैधानिक तौर पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक तौर पर समान सिविल संहिता को अपनाने वाला राज्य कौन सा है। तो समान सिविल संहिता को अपनाने वाला राज्य यदि पूछा जाता है तो वह दोस्तों उत्तराखंड है। जी हाँ, यूके, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य है जो कि संवैधानिक तौर पर समान सिविल संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तो यहां से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अनुच्छेद 44 के अंदर समान सिविल संहिता के बारे में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जियाउद्दीन, सुल्तान महमूद, अल बरूनी या इब्न बतूता। तो दोस्तों हम बात करते हैं किताब उल हिंद जो लिखी गई है वह अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, अल बरूनी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इब्न बतूता भी ऑप्शन में दिया गया है। तो इब्न बतूता की एक प्रमुख पुस्तक है जो काफी बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है। रहला नाम से जो पुस्तक लिखी गई है वह इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, जबकि किताब उल हिंद है जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो 1867 में किस संस्था की स्थापना होती है? तो 1867 में मुंबई में दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। जी हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के अंदर मुंबई में की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हम बात करते हैं आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ, आत्माराम पांडुरंग व आरजी भंडारकर के द्वारा इसकी यहाँ पे जो है स्थापना की जाती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के अंदर की जाती है, मुंबई में की जाती है और आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रह्म समाज की भी ब्रह्म समाज ऑप्शन में दिया गया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर की जाती है और राजा राम मोहन राय, जी हाँ, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना की जाती है और दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और साथ ही हम बात करते हैं रामकृष्ण परम जो मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो 1897 के अंदर स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आपको यह समस्त फैक्ट पता होना चाहिए, एसएससी के एग्जाम में काफी बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है और वह है प्रार्थना समाज जो मुंबई में स्थापना की जाती है आत्माराम पांडुरंग और आरजी भंडारकर के द्वारा की जाती है। ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और आर्य समाज की 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों हम बात करते हैं एकमात्र तैरती हुई द्वीपों की झील के बारे में, तो वह दोस्तों लोकटक झील है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि लोकटक झील है जो कि तैरती हुई द्वीपों की झील के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मणिपुर के अंदर, जी हाँ, मणिपुर के अंदर, मणिपुर में ये स्थित है और इसमें पे ही दोस्तों भारत का एकमात्र, जी हाँ, भारत का इस झील के ऊपर ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। जी हाँ, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसी के ऊपर स्थित है। नेशनल पार्क भी इसी के ऊपर स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। जी हाँ, केबुल लामजाओ है जो कि लोकटक झील के बिल्कुल मध्य में स्थित है और यह भी एक तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वह केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर ही स्थित है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कौन सा है जो कि आरबीआई के द्वारा, जी हाँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है। आधार दर है, बैंक दर है, बट्टा दर है या कॉल दर है? तो आरबीआई के द्वारा बैंक दर यहाँ पे ली जाती है। जी हाँ, बैंक जो है दर लेता है वह बैंक टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना की जाती है कौन से एक्ट से की जाती है? तो 1934 के एक्ट से की जाती है। और इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की जाती है। सबसे पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता के अंदर रखा जाता है, लेकिन कलकत्ता से 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया जाता है। तो दोस्तों आरबीआई से संबंधित समस्त फैक्ट आप सभी के सामने है, आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। यहां से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है।
चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति की हम बात करते हैं तो इसमें कितने चरणों के अंदर इसकी सफलता का अनुभव किया गया था? तो दोस्तों ये 2 चरणों के अंदर इसकी सफलता का अनुभव किया गया है। इसमें प्रथम चरण की बात करें या प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो पहला चरण आता है 1967 से 68 से स्टार्ट होकर 1980-81 तक पहला चरण आता है। फिर दूसरे चरण की हम बात करते हैं, दूसरा चरण आता है 1980-81 से हम स्टार्ट करते हैं और फिर दोस्तों 2000 और 2001 तक यहाँ पे दूसरा चरण आता है। इन 2 चरणों के अंदर ही यहाँ पे जो हरित क्रांति की सफलता का अनुभव किया गया है। दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग है। जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग है जो कि हरित क्रांति के जनक है। तो ये कौन से देश से संबंध रखते हैं? तो ये यूएसए अमेरिका से संबंध रखते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जो 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कहा जाता है, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह जो है हरित क्रांति के जनक, जी हाँ, हरित क्रांति के जनक है। साथ ही दोस्तों अपने इंडिया के में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हम बात करते हैं हरित क्रांति के जनक की तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। जी हाँ, एमएस स्वामीनाथन है जो कि हरित क्रांति के जनक भारत में होते हैं। विश्व के संदर्भ में बात की जाए हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है और यह दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि 2 चरणों के अंदर हरित क्रांति की सफलता का अनुभव किया गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, कौन सी बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बायोगैस का एक घटक है। हाइड्रोजन है, मेथेन है, सीएनजी है, एलपीजी है। तो हम मीथेन की बात करते हैं, CH4 जिसका रासायनिक सूत्र होता है मीथेन। मीथेन ही बायोगैस का घटक होता है और ये दोस्तों बायोगैस में 55 से 75% पाई जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा है या वायरस से के द्वारा कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों जो चिकन पॉक्स है, छोटी माता है, यह ही वायरस के द्वारा होती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और दोस्तों टीबी है जो बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है प्रिया सेन, सुधा मूर्ति, वहीदा रहमान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सुधा मूर्ति की। तो सुधा मूर्ति ही अभी हाल ही में जो ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया जाता है वह पाने वाली पहली महिला बनी है। और ये दोस्तों कहां पे इन्हें पुरस्कार ये दिया गया है, जो ग्लोबल अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों हम बात करते हैं टोरंटो महोत्सव के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, टोरंटो महोत्सव के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। और ये दोस्तों कहां पे दिया गया है? तो कनाडा टोरंटो महोत्सव के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वह सुधा मूर्ति है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो पहला जल विश्वविद्यालय कौन से स्टेट में खुलने वाला है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ही, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पहला जल विश्वविद्यालय खुलने वाला है, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर, जी हाँ, हमीरपुर जिले के अंदर खुलने वाला है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अंदर खुलने वाला है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, हाल ही में किस राज्य में पारूमाला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो पारूमाला जो पेरुनल उत्सव है कहां पे मनाया गया है? ऑप्शन है असम, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो केरल राज्य के अंदर यह जो पारूमल पेरुनल उत्सव है मनाया गया है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। तो दोस्तों आज के जो 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने
कितने आपके राइट हो रहे हैं, उससे दोस्तों आपका यहाँ पे रोज जो आपका जीके के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका उसका एनालिसिस यहाँ पे रोज होने वाला है। और आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2024 में वर्दी पाने का, वह सपना को साकार करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही होगा। यदि आपको स्टैटिक्स आईक्यू के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर आप अपना स्टडी मटेरियल दोस्तों, चाहे वह जीके जीएस हो, स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर हो, समस्त यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल स्टैटिक्स आईक्यू पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।